आज का विषय है गणतंत्र की संकल्पना। ब्राह्मणवादी कारपोरेट तंत्र और आगे बढ़ता हुआ किसान आंदोलन। आज इस विषय पर मैं कुछ अपनी बातें आपसे साझा करूंगा कि किस तरह से ब्राह्मणवादी कारपोरेट तंत्र इस पूरे हमारे दौर में नीति निर्धारण, नीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वह ब्राह्मणवादी कारपोरेट तंत्र कैसे गणतंत्र की पूरी संकल्पना को नकारात्मक जमीन पर प्रभावित कर रहा है और इस वक्त उससे सबसे मजबूती से, ताकतवर ढंग से मुठभेड़ कर रहा है किसान आंदोलन। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि गणतंत्र शब्द जैसे ही आपके सामने आता है, यह शब्द आपने कहीं लिखा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, पाया, तो उसी वक्त आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? आप एक गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र क्या होता है? एक बहुत पुरानी व्यवस्थित परिभाषा है कि पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता पर शासन। लेकिन उससे आगे बढ़कर के अगर आप देखेंगे तो इस गणतंत्र में कई तरह के अध्याय जुड़ते हैं। गणतंत्र केवल इतना ही नहीं रह गया कि जनता जैसे एक यूनिफॉर्म लीनियर आइडेंटिटी हो। जिसे हम जनता कह रहे हैं उसके भी कई सूत्र हैं। जिसे हम जनता कह रहे हैं उसकी भी कई परतें हैं। जिसे हम जनता कह रहे हैं उसकी खूबियों, खामियों, जरूरतों, इस तरह के तमाम ढांचों में वो अलग अलग हिस्सों में बंटता है। जनता एक आइडेंटिटी, एक पहचान नहीं है। और जब बात भारत जैसे देश की हो तो वह पहचान बहुत बारीक नहीं, बहुत स्पष्ट दिखती है कि वह विभाजित है। वह पहचान एकांगी नहीं बची। और मैं अपनी समझदारी से अगर यह बात कहूं तो जनता की पहचान भारत के भीतर जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है उसके भीतर मूलतः विभाजित है जाति केंद्रित। जाति भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की सूत्रों को देखें तो जाति केंद्र में है।
जाति के साथ साथ जाति के समानांतर कुछ और पहचानें होती हैं जो उस जनता को अलग अलग जगहों पर खड़ा करती हैं। लैंगिक पहचान, पुरुष महिला थर्ड जेंडर, यानी जैसे हमने जाति की पहचान को केंद्र में रख करके ये कहा कि जाति एक पहचान ऐसी है जो जनता की एक मुकम्मल पहचान को ध्वस्त करती है। अगर कोई ब्राह्मण है और एक दलित है, वो दोनों एक सी जनता नहीं है। बहुत आसान भाषा में समझिए, बहुत सैद्धांतिक बात नहीं कह रहा हूं, बहुत मोटी मोटी बातें कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे ये वाला वाक्य आप समझ गए होंगे कि जनता दोनों है और गणतंत्र यानी आपका अपने लिए जो तंत्र है, भारत का संविधान लागू होने के बाद जो छूट मिली है, जो अधिकार मिला है, जो हक मिला है आपको, वह हक क्या है? वोट देने का बुनियादी हक है। और पहले क्या होता था कि एक जमींदार वोट दे सकता था, एक गरीब किसान वोट नहीं दे सकता था। आजादी के पहले एक अमीर वोट दे सकता था, गरीब नहीं दे सकता था। भूमि का जमींदार दे सकता था, भूमिहीन नहीं दे सकता था। ऐसी तमाम पहचानें हैं। उसकी संरचना को ध्वस्त किया संविधान ने। संविधान ने कहा हर व्यक्ति एक वोट, और हर वोट की वैल्यू बराबर होगी। क्योंकि शुरुआत में ऐसा था कि अमीरों की वैल्यू अलग होगी वोट की, गरीब की वैल्यू अलग होगी। तमाम चीजें ऐसे जुड़ती चली जाती हैं। तो वैल्यू एक हो गई, एक ब्राह्मण के वोट की और एक मोची के, एक मेहतर के, एक निषाद के वोट की वैल्यू एक है, जनता एक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये एक सवाल है। यहां से आप पूरे गणतंत्र के ढांचे को समझिए। वैसे ही लैंगिक आधार पर एक पुरुष और एक महिला, वोट की वैल्यू दोनों की एक हो गई। महिलाओं को हक भी दिया इस गणतंत्र ने। सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। भारत का संविधान ने सबको बराबर का हक दिया। लेकिन क्या एक पुरुष पहचान का नागरिक, एक पुरुष पहचान वाली जनता एक महिला पहचान वाली जनता के बराबर है? यह सवाल है। ऐसे ही एक शहरी शिक्षित अमीर व्यक्ति और एक गांव में रहने वाला जिसे शिक्षा के हक न मिले हों, जिसके पास पैसा न हो, इन दोनों जनता का एक ढांचा नहीं हो सकता। एक नौकरी पेशा, एक बेरोजगार, एक भूमि के मालिकाना हक से लैस किसान, एक भूमिहीन किसान, एक लाखों के पैकेज वाला, एक दिहाड़ी मजदूर। यानी कि इस तरह की संरचनाएं जनता के एक रेखीय ढांचे को ध्वस्त करती हैं। जनता एक नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ आगे बताओ, इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब सबके वोट की वैल्यू एक होगी, इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत, लोकतंत्र, गणतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तौलने का मतलब समझते हैं? जमींदार के वोट की वैल्यू 1 लाख, किसान के वोट की वैल्यू आधी। यानी उस व्यक्ति के कद, पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत से तय होता था कि उसके वोट की वैल्यू क्या होगी। जनतंत्र ने, जमहूरियत ने, गणतंत्र ने दोनों के भार को एक कर दिया। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। ये गणतंत्र है।
अब अगर आपको वोट देने का हक मिला, दोनों बराबर है, तो दोनों के वोट की वैल्यू एक है, तो गिनती की जाएगी कि जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुन लिया जाएगा लोकतंत्र में। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? एक पार्टी बनती है, एक नेता होता है, एक पार्टी का एजेंडा होता है, पार्टी का घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र में वह पार्टी अपनी विचारधारा को स्पष्ट करती है। वह पार्टी जनता से यह कहती है कि आपके सामने ये चुनौतियां हैं, आपके सामने गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, विकास नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जीवन स्तर कमजोर है, विदेशी निवेश नहीं है, सरकारी उद्योग नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट उद्योग नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, खेती में ये बहाली, किसानी में ये बहाली, मजदूरी में ये दिक्कत है। वो पार्टी आपके समस्याओं को एड्रेस करती है। फिर उसी घोषणा पत्र में वह पार्टी यह दावा करती है कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम इन समस्याओं को ऐसे ऐसे ठीक करेंगे। ऐसे 4 पार्टियां मान लीजिए आपके सामने वोट देने के लिए ऑप्शन में आती हैं। तो संकल्पना क्या है, सिद्धांत क्या है कि उन 4 पार्टियों की विचारधारा, उन 4 पार्टियों के विजन, उन 4 पार्टियों के घोषणा पत्र जनता देखती है, जनता समझती है, तुलना करती है और फिर वोट देने के तय करती है कि इस पार्टी का घोषणा पत्र हमें पसंद आया, इस पार्टी के वादे, इस पार्टी का रास्ता, इस पार्टी की छवि, इस पार्टी का नेतृत्व हमें पसंद आया, इसलिए हम वोट इन्हें देंगे। यही तो ढांचा है पूरे लोकतंत्र का, गणतंत्र का। चुन लेने के बाद आपका हक है कि आप उससे सवाल पूछिए, उसको याद दिलाइए कि तुमने ये वादा किया था, इसको पूरा क्यों नहीं किया। अगर वो आपके वादे, आपके ख्वाबों, आपकी उम्मीदों के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो आप जनता हैं, आप सड़क पर उतरकर उसका विरोध करिए। और अगर वो आपके काम उचित ढंग से नहीं कर रहे हो, 5 साल बाद बदल दीजिए और एक दूसरे को मौका दीजिए जो आपके सवालों को, जो आपकी दिक्कतों को, जो आपकी चुनौतियों को ठीक करेगा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा तो सिस्टम बना है, कितनी अच्छी व्यवस्था बनी है। हमारे पास हक है। ताकत किसके हाथ में? जनता के। ताकतवर कौन है? आम नागरिक। सबसे मजबूत कौन हुआ? जनता, वोटर। लेकिन वास्तविकता क्या है इस जनतंत्र की? और यह केवल आज की वास्तविकता नहीं है, आजादी के पहले भी यह था, आजादी के बाद से बदस्तूर निरंतर कायम है कि वह जनता जाति सामने आते ही एक नहीं रहती। वो कैंडिडेट का जाति देख करके वोट देने के इरादे बदल सकती है और घोषणा पत्र पीछे हो जाएगा, जाति आगे आ जाएगी। और आप कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, आप कहते हैं जातिवाद है ही नहीं, जनता जनता है। अभी तो भारतीय समाज उतना संवेदनशील हुआ भी नहीं है कि महिलाओं को उनकी अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ा करके वो कहे कि हाँ, इनमें ये क्षमता है, ये महिला होने के नाते कहीं से पुरुषों से दोयम नहीं है। वो है ही नहीं, तैयार ही नहीं है समाज। अमीर, एक ईमानदार व्यक्ति अगर आज चुनाव लड़े तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, करोड़ों रुपए की गाड़ियों का हुजूम, करोड़ों रुपए की रैलियों करने का पैसा, करोड़ों रुपए का साउंड सिस्टम, करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट, रेडियो टेलीविजन पर प्रचार है ही नहीं। तो जो 2 प्रत्याशी आपके विधानसभा से, लोकसभा से, प्रधानी से लेकर हर जगह मुखिया के चुनाव में लड़ते हैं, आर्थिक चीज सामने आते क्या दोनों एक बचे? फिर जनता एक कैसे? यह ढांचा आज की हकीकत बन चुका है। इसलिए बड़े बड़े कारपोरेट अब धीरे धीरे इस चीज को समझने लगे कि अंबानी और अडानी अगर दोनों चुनाव लड़ने लगे, क्या होगा इस देश में? देश चला रहे हैं वो लोग, उनके पास पैसा, सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास है। चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए,
कल्पना करिए कि क्यों न ऐसा हो कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़े जा रहे हैं, अरबों रुपए, अगर पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, अरबों रुपए चुनाव में पैसे खर्च होते हैं। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव दुनिया के गरीब देशों में आने वाले इस भारत देश में लड़ा जाने लगा है। विडंबना देखिए, सबसे महंगा चुनाव। तो ये सारा पैसा कौन देता है? फिर संकल्पना सिद्धांत ये है कि जनता पैसा देती है, जनता अपने नेता को पसंद करती है, जनता चुनाव लड़वाती है, जनता उन्हें जितवाती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या अब जनता इतनी सक्षम बची कि वो 2 रुपए कमा रही, 1 रुपए अपने प्रिय नेता को वोट दे? कल जयंती है भूपेंद्र नारायण मंडल की। आज मुझे एक कार्यक्रम में इन्हीं पर बात कर रही थी और मैंने ये बात रखी है। जमींदार घर के आने वाले थे, बैलगाड़ी से चल करके प्रचार करते थे, पैदल अपने इलाके में घूमते थे। जब चुन लिए गए, दिल्ली में रहते थे, तो आवंटन करने वाले लोगों से कहा कि मुझे सांसद आवास संसद के करीब देना, पैदल आ जा सकूं। कैब से नहीं चलते थे। नहीं बचे वो नेता, लोहिया नहीं बचे, कर्पूरी ठाकुर नहीं है। ईमानदारी उनके कोर में थी, उनके मूल में थी ईमानदारी। और जब ईमानदारी होगी तो संसाधन नहीं होंगे, क्योंकि संसाधन तो लूट से मिलेंगे। तो चुनाव महंगे होते चले गए। चुनावों में पैसा खर्च करने वाले ज्यादा ताकतवर, गाड़ियों का हुजूम लेकर चलने वाले, बड़ी बड़ी लाखों की रैलियां करने वाले आ गए। तो क्यों ना ऐसा हो इस देश में कि अंबानी और अडानी दोनों चुनाव लड़े? ये कारपोरेट तंत्र है जो चुनाव लड़ने के लिए एक नेता को उसकी पार्टी में फंड देता है और पहले ही एक समझौता करता है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको अरबों रुपए देंगे, हम अपना प्राइवेट जेट दे देंगे, पूरे भारत में एक दिन में 10-10 रैली कीजिए। विमान है भाई आपके पास, दूसरे के पास कारपोरेट का पैसा नहीं है। वो एक दिन में 1 रैली, 2 रैली, 2 रैली। पूरे चुनावी साल में, पूरे चुनावी प्रचार में एक व्यक्ति 500 रैली करेगा, दूसरा 50 रैली करेगा। एक व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके लोगों को किराए पर बुला करके भाषण दिलवाएगा, पैसा देगा, भीड़ जुटाएगा, मीडिया में अपनी खबरें लगवाएगा, होर्डिंग पूरे शहर में लगाएगा, बड़े बड़े पैसे खर्च करके, ज्यादा पैसे खर्च करके वो चुनाव लड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति इतना कमजोर है कि उसके साथ 4, 10, 20, 50, 100 ईमानदार लोग, मेहनती लोग पैदल चल रहे हैं, रिक्शे से चल रहे हैं, बैलगाड़ी तो अब कहां है, युग बदल गया, ई रिक्शा चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा स्वस्थ है? इसके पास कितना भी अच्छा विचार होगा, आपके गांव का 10% व्यक्ति भी उस ईमानदार व्यक्ति की बात को जान ही नहीं पाएगा। उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो पर्चा छपवाए, होर्डिंग लगवाए, तमाम चीजें करे। तो सारा चुनाव पैसे का हो गया, कारपोरेट पैसा दे रहा है। तो कारपोरेट ने यह वादा किया कि हम आपको चुनाव लड़वा रहे हैं, चुनाव जीत जाइएगा तो ये कानून बनाइएगा। क्योंकि हमें जो मुनाफा अब बढ़ाना है, हमें 10 कंपनी से अब 100 कंपनी बनाना है, हमें 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर में 10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है वार्षिक। तो 10 लाख करोड़ रुपए, शून्य गिनते जाइए, 0 गिनिए। तो उसने क्या किया, 1 लाख करोड़ रुपए को में से 100 करोड़ रुपए एक पार्टी को दे दिया। यह है गणतंत्र। तो जो पार्टी उनके पैसे से चुनाव जीती, और उन्होंने अपना नियम भी बना रखा है कि उन पार्टियों को फंड बताने की जरूरत नहीं है, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी कि वो पैसा कहां से लेते हैं, वो कैसे चुनाव लड़ते हैं। तो पैसा किसका लगा? पूंजीपति का, कारपोरेट का। और पैसा किस में लगा? गणतंत्र के सबसे मूल आत्मा, जिसे कह लीजिए, आत्मा की शब्दावली मुझे पसंद नहीं आती, रीढ़ कह लीजिए। इस शरीर को एक देश बनाइए, मान के चलिए ये शरीर एक देश है, इसमें जो रीढ़ है, जो बैकबोन है, वो लोकतंत्र है, वो गणतंत्र है। रीढ़ पर चोट लग जाए ना, लोग खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते। और इस भारत जैसे देश की रीढ़ जो है, लोकतंत्र, गणतंत्र, जमहूरियत,
उस पर भयानक चोट पर मारी जा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि यह शरीर स्वस्थ है। तो उस कारपोरेट ने सारा खर्चा उठाया। तो क्यों न एक ऐसी कल्पना की जाए कि ये दोनों तीनों चारों कारपोरेट खुद चुनाव लड़ते। अंबानी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, अडानी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, टाटा का चुनाव चिन्ह कोई और चुनाव चिन्ह हो, बिड़ला का कोई और चुनाव चिन्ह हो, ऐसे चुनाव चिन्ह से चुनाव हो रहा है। जब लड़ना ही है उन्हीं के पैसे से, तो क्यों ना उनसे कह दो कि तुम सीधे लड़ो। अंबानी कहे कि हम नेटवर्क फ्री देंगे तो अडानी कहे कि हम सबको फ्री में हवाई जहाज देंगे। फिर टाटा बिड़ला कह दे कि हम सब घर घर में शौचालय बनवाएंगे, तो दूसरे कारपोरेट कह दें। क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों ऐसा नहीं होता? इस पर विचार करिएगा। ये अंबानी, ये अडानी, ये टाटा, ये बिरला, ये खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि पता है खेत है, फसल पैदा की जाएगी, अच्छी हुई तो इस्तेमाल की जाएगी, खराब हुई तो कुचल दी जाएगी, दोबारा नई फसल बनाई जाएगी। तो जो खेत होता है ना और जो फसल होती है, इन दोनों का रिश्ता यही है। गणतंत्र कहने को तो देश है, लेकिन 90 की नव उदारवादी नीतियों के चलते, नियो लिबरल पॉलिसीज में छूट देने के चलते, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट कर दिया पूरे देश को। क्योंकि पता है यहां पैसा था नहीं, खेती में पैसा लगाना है, विदेश से पैसा लाना है, शिक्षा में पैसा लगाना है, रोजगार में पैसा लगाना है, तो विदेश का पैसा यहां लाना था। तो विदेश का पैसा कैसे आएगा? क्योंकि जब यहां के मार्केट को खोल दिया जाएगा कि भाई आओ शिक्षा में पैसा लगाओ, तो विश्वविद्यालय अपने भी खोल लेना तुम, चलो प्राइवेट स्कूल अपने भी खोल लेना तुम, रोजगार में पैसा लगाओ तो कंपनी तुम खोलो, मुनाफा तुम ले लेना। ये तंत्र है, ये कारपोरेट का ग्लोबल एजेंडा है। इस ग्लोबल एजेंडे ने दबाव डाला, WTA ने दबाव डाला, वैश्विक संस्थाओं ने दबाव डाला कि आबादी तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है और हो भी तुम गणतंत्र। कभी इस किताब को पढ़िएगा, और भी किताबें और भी लोगों ने लिखी हैं, युवाल नोआ हरारी की सेपियंस। इसमें इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी कही गई है, और वो बात केवल इस किताब की नहीं है, वो दुनिया भर में इस पे खूब लिखा पढ़ा गया है। उदारवाद का से जन्म लेता है पूंजीवाद, और पूंजीवाद से जन्म लेता है लोकतंत्र। जो डेमोक्रेसी है ना, ये पूंजीवाद की जरूरत थी। नई बनती हुई दुनिया में पूंजी जिसके पास है, पूंजी जिसके पास है, ध्यान से समझिएगा, पूंजी वाले को पूंजी कमानी है और अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाना है। तो उस पूंजी के संकेंद्रण किसके पास हो? अगर वो पूंजी डाइवर्ट हो जाएगी, पूंजी सब में बढ़ जाएगी। एक गांव में 100 लोग रह रहे हैं और 100 रुपया है उस गांव में, मान के चलिए, तो समाजवाद क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? 1-1 रुपया सबके पास, और वो रोटेट करे, वो पूंजी रोटेट करे। कभी किसी के पास ज्यादा हो तो दूसरे के पास तुरंत फिर रोटेट करके जाए। तो जो पूंजी रोटेशन में आती, तो उस पूंजी का कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलता। इक्वलिटी आ जाती है ना समाज में, सब बराबर है, तो कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सबकी जरूरत के समान आपस में एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस समय फिर क्या होगा? ये ऐसा कभी न था, न है, न होगा। था किसके पास? जहां भी जो ताकतवर रहा, भारत जैसे देश में ब्राह्मणों ने कहा कि हम शिक्षा हम देंगे, हम जन्म कैसे होता है, मरण कैसे होता है, पैदा होने के पहले क्या थे, मरने के बाद कहां जाओगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम गरीब क्यों पैदा हुए, वो अमीर क्यों पैदा हुआ, तुम भूमिहीन क्यों हो, वो जमींदार क्यों है, तुम प्रजा क्यों हो, वो राजा क्यों है, ये सब हम बताएंगे। और इसके एवज में हम दान दक्षिणा लेंगे। तो दान दक्षिणा से वो संकेंद्रित होता चला गया पूंजी, बिना मेहनत की पूंजी ब्राह्मण के पास।
क्षत्रिय ने कहा हम संरक्षण देंगे, हम ताकतवर हैं, हम एक दूसरे से लड़ेंगे, उसकी कर वसूल किया राजा ने। और ब्राह्मण ने राजा को कहा कि यह देवता का अवतार है, ब्राह्मण ने राजा के लिए कहा कि यह देवता का अवतार है, और राजा ने ब्राह्मण को कहा यह देवता है। तो सोशल कैपिटल असल में ओरिजिनल इकोनॉमिकल कैपिटल के जरिए बनती चली गई। तो प्रजा के पास जो पूंजी थी वो राजा के पास संकेंद्रित हो गई, ब्राह्मण के पास संकेंद्रित हो गई, ताकतवर समूहों के पास संकेंद्रित हो गई। और जब आधुनिकता का विकास हुआ, धर्म की खारिज किया गया, राजा को खारिज किया गया, तो एक डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को लाया गया जिसमें यह कहा गया कि देखो पूंजी भले हमारे पास है लेकिन तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है, तुम इक्वल हो, तुम्हारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और एक राष्ट्र हम नया बनाएंगे। और जिस राष्ट्र की पूरी तंत्र कैसे काम करेगा पता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के जरिए हम कल्याण करेंगे। तुम सरकार चुनना, वो सरकार तुम्हारा कल्याण करेगी। तो कल्याण करने के नाम पे कुछ कुछ चीजें मिलती जाएंगी। तो जो पूंजी का संकेंद्रण था वो कारपोरेट घरानों के हाथ में होता जाएगा। तो 90 के पहले वो थोड़ी पूंजी में थोड़ा संकेंद्रण था, और 90 के बाद जब ओपन मार्केट, ग्लोबल कैपिटल, सब कुछ ओपन आ गया, तो उनको ये दिखा कि ये कहने को 100 करोड़ जनता, मान लीजिए उस समय आबादी 100 करोड़ रही होगी, तो 100 करोड़ ग्राहक हैं, उत्पादक कुछ करोड़ होंगे। तो जो ग्राहक है, जो नीडी है, उन तक पूंजी अगर जाएगी तो वो आपका उत्पाद खरीदेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बाद के देशों में प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की जरूरत नहीं हुई, पूंजी के जरिए वो नियंत्रण, गुलामी कर रहे हैं। उपनिवेश अब प्रत्यक्ष नहीं बना रहे। जैसे भारत को गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने, अब ब्रिटेन को डायरेक्ट गुलाम बनाने की जरूरत नहीं, उनकी पूंजी आपको गुलाम बनाएगी। चाइना की पूंजी आपके घर में इतनी लगी रहेगी कि गलवान घाटी से लेके गलवान घाटी कब्जे में कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लेंगे, प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल पाएगा, क्योंकि पूंजी आपके बेडरूम तक, चाइना के कील तक बनी हुई है, वो आपके घर घर तक लगेंगे। मार्केट पर कब्जा किसका है? पूंजी का। तो जो ब्राह्मणवाद यहां पहले से था, जिसके पास वह टूल था कि उसने इस देश में जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, अरे नस्ल भेद तो दिखता है, वो काला है, वो गोरा है, गोरों ने कालों पर शोषण किया, कालों ने विद्रोह किया और इस पूरे रंग भेद के खिलाफ खड़े हुए, ये चीज आई। यहां तो जातिवाद दिखता ही नहीं था, इसलिए ज्यादा महीन था। तो ब्राह्मणवाद ने पहले से एक तंत्र बना लिया था कि हम, देखो तुम आओगे तो ये कांशीराम की शैली में बताता हूं। कांशीराम किसी भी सभा में जाते थे तो कलम लेके जाते थे, कलम को ऐसे खड़ा करते थे और कहते थे ये टॉप पर हम बैठे हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, हम टॉप पर बैठे हैं, तुम्हारे पास पूंजी है और तुम भी कमोबेश उसी जाति संरचना के हो। तो ये हम दोनों का नेक्सस जब बनेगा, तो ये जो नीचे गुलाम सब हैं, इन पर हमने बिना पूंजी के राज किया है। यहां से तुम पूंजी से राज करो, हम दोनों का नेक्सस मिलकर के जो पहले से बना आया सामाजिक संरचना है, जातिवाद है, वो उसको पूंजीवाद ने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। इसलिए भारत में जो ब्राह्मणवादी पूंजीवाद है वो ज्यादा खतरनाक हुआ, क्योंकि इसने जाति व्यवस्था को मजबूत किया, इसे तोड़ा नहीं, दिखाने को तोड़ा। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए दो लोग, जेब में पैसा था तो जातियां नहीं पूछी, लेकिन रेस्टोरेंट किसका था? रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला कौन था? रेस्टोरेंट में बगल में इलाहाबाद में एक घटना हुई, बहुत दिनों तक लोग कहते थे कि पूंजीवाद के सामने कोई जाति नहीं पूछता, और हमने अपनी आंखों से देखा कि वो दलित बराबर में आके खाना खाने लगा, उसको पीट पीट के मार डाला था। तो ये भी मिथ टूट गया कि पूंजी अगर बराबर रहे, कोई ये है ही नहीं। आईएएस बनने के बाद भी लोगों को जाति के नाम पर शोषण सहना पड़ा है। अरे राष्ट्रपति बन गए कोविंद साहब, उड़ीसा में ही सही कहीं गए थे, मंदिर धुलवा दिया 21वीं सदी के भारत में। तो ये ब्राह्मणवाद, तो ग्लोबल कैपिटल ब्राह्मणवाद के साथ मिलकर के ऐसा नेक्सस बनाती है कि भारत में लोकतंत्र, जो एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट इक्वल, इसका जो पुलिंदा था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये कागजों का दस्तावेज बेकार हो जाएगा।
वही हुआ। तो गणतंत्र का मिथ आप समझ गए, ब्राह्मणवाद और कारपोरेट तंत्र समझ गए, इन दोनों का गठजोड़ कैसे काम कर रहा है। और गठजोड़ जब काम करेगा तो क्या चुनाव घोषणा पत्र पे लड़े जाएंगे क्या? कितने पार्टियों का घोषणा पत्र आपको याद है? अरे हमसे समझदार तो अमेरिका वाले निकले, एक ही टर्म में किनारे कर दिया, और हमने तो भुला दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये जो नारा लगाया गया वो गणतंत्र के छद्म आवरण के लिए, जो पूंजीवाद का दिया हुआ छद्म आवरण है लोकतंत्र। चूंकि हमारे पास लोकतंत्र से बेहतर कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोकतंत्र को ढो रहे हैं, लोकतंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका जो कारपोरेट, जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का अवधारणा है, उससे हम अपनी जनता को कुछ कुछ चीजें पहुंचाते रहते हैं। तो भ्रम बना रहता है कि हमारे वोट देने से देखो हमें, हमारे यहां नाली बन गई, सड़क बन गई, हमारे बेटवा को पढ़ाई मिल गई। ये भ्रम है लोकतंत्र का, क्योंकि आपके वोट से जो वोट लेकर के सरकार बनाया, उसने तो अरबों रुपया कमा लिया, और अपने दोस्त जिससे उसने चंदा लिया था उसको अरबों रुपया कमवा दिया। तो भाजपा जैसी पार्टी 700 जिले हैं पूरे भारत में, और 900 उनके पार्टी का दफ्तर बन गए। जिस समय अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार थी, उस पार्टी के घर घर दफ्तर बन गए, जिले जिले। और जिस समय कोविड चल रहा था, उस समय उनके यार जिन्होंने चंदा देकर के सबसे बड़ी सत्ता पर बिठाया, उनको अरबों रुपए का मुनाफा कमवा गए। अरे नाम बस जय शाह, अमित शाह का बेटा, तड़ी पार का, वो जय शाह छोटी सी कंपनी खड़ा करता है और 500 गुना उसका टर्नओवर बढ़ जाता है। फिर बीसीसीआई का चेयरमैन, और पिछले दिनों वो एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाता है। और आपके बेटे को कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जो भ्रम था, थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र ने जो भ्रम दिया है प्रेशर कुकर, इसलिए उसको कहते हैं प्रेशर, क्योंकि हमारे पास इसका अल्टरनेट नहीं है लोकतंत्र का। इससे बेहतर कोई राजनीतिक व्यवस्था भी उस तरह से नहीं दिखती है, व्यवस्थाएं लेकिन दिखती नहीं, इसलिए हम लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानते हैं और गणतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसको याद रखिएगा, ये अल्टीमेट व्यवस्था नहीं है, लेकिन मौजूदा विकल्पों में सबसे बेहतर है, इसलिए हम गणतंत्र को जीते हैं और उसको जितना है उतना भी बचाए रखने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, वोट तो आपने दे दिया, आपको चाहिए था शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानी, मजदूरी, श्रम, भूख, गरीबी, भुखमरी, और मिला क्या, मंदिर, मस्जिद, ट्रिपल तलाक, 370, सीए, एनआरसी, नई शिक्षा नीति, कृषक संशोधन कानून, श्रमिक संशोधन कानून, यह सब मिला। तो अब इस पूरे नेक्सस के जरिए खड़ा कौन होता है, मूवमेंट। इस डेमोक्रेसी में, इस गणतंत्र में सबसे खूबसूरत बात क्या है, जनता के पास विरोध करने का हक है। जनता जिसे वोट दे देती है उसको हमेशा के लिए नहीं वोट देती, या 5 साल तक अब हमने वोट दे दिया तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। कल एक टीवी एंकर, ये जो तिहाड़ी है, ये सब भाषा ठीक नहीं लगती, लेकिन पता नहीं गांव के लोग यही भाषा समझते होंगे, भाई आप किसानों को देशद्रोही सुन ले रहे हैं। उसी टीवी चैनल पे जी न्यूज का एडिटर जो तिहाड़ जेल गया था क्योंकि उसने पैसा मांगा था प्लांटेड खबर बनाने के लिए। आप जैसे मीडिया कह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेसी एक छत में धोखा है। मीडिया पर आपको भरोसा है कि वो आपकी आवाज दिखा रहा है, और कैसे कैसे मीडिया उसी, क्योंकि मीडिया में पैसा किसका लगा था, उसी का जिसका पैसा चुनाव लड़वाने में लगा था, नेताजी के पीछे। तो नेताजी को चुनाव जितवाया, नेताजी की छवि अच्छी बनी रहे, कुर्सी बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, दाढ़ी बढ़ रही है, चमक चेहरे पे आ रही है, सारे राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, जहां नहीं जीत रहे हैं वहां विधायक खरीद ले रहे हैं। यही है डेमोक्रेसी, इतना ही है डेमोक्रेसी का मतलब। चुनी हुई सरकार को गिरा दो, 2-3 घंटे के लिए लाइट काट दो, और बिहार में जनगणना बदल जाए, मतगणना, और मतगणना बजेगा, सरकार बदल जाए। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया, और मीडिया को पूछना था सवाल सरकार से, जनता के लिए, और मीडिया पूछ रही सवाल जनता से, सरकार के लिए। तो क्या यह डेमोक्रेसी, क्या यह गणतंत्र वाकई कोई गणतंत्र बचा? लेकिन हां, कई बार हम सोचते हैं जितना बचा है उतना तो बचा लें, ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा तो कहां जाएंगे। तो मीडिया वैसे काम कर रही है, और उस तिहाड़ी ने बोला कि पता है आंदोलन को अब होने के लिए आजाद भारत में बंद कर देना चाहिए। सुनिएगा, अभी यूट्यूब चैनल पर उसने बोला है कि भाई गुलाम भारत था तो लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे,
अब तो आपकी चुनी हुई सरकार आपके वोट से बनती, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है? ये आपको समझाया जा रहा है। इसलिए आप समझिए, धोखा दिया जा रहा है कि आप गणतंत्र और लोकतंत्र हैं। आपसे आपका हक छीन लिया जा रहा है और आप चूंकि फंसे रहे, इसलिए अब सोचिए। अब आखिरी बात, अब मैं आ रहा हूं किसान आंदोलन पे। जब आप कोई सरकार चुनते हैं तो उससे आपको अपेक्षा क्या होती है? मेरे पास घर में, मेरे कमरे में एक बेड था, एक मेज थी, एक कंप्यूटर था, एक अलमारी है, एक किताबों का रैक है। मैंने अपने कमरे के लिए कहा कि भाई एक पंखा लगवा दो। पंखा नहीं है, दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, इसको लगवा दो। तो 4 लोगों ने चुनाव लड़े और 4 लोगों ने कहा कि आपके घर में हम दरवाजा भी लगवाएंगे, खिड़की भी लगवाएंगे, बेड में और अच्छा कर देंगे, कंप्यूटर महंगा वाला कर देंगे, किताबों का रैक बड़ा कर देंगे। हमने उनको वोट दे दिया। तो अब उनको क्या करना है? वो दरवाजा, खिड़की, पंखा जो इसकी जरूरत थी, जो हमें और चाहिए था, वहां तक बात पहुंची नहीं। उसने हमारे कमरे से एक कुर्सी, एक मेज और एक बेड जो पहले से था, उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे? हमारा बेड हमको वापस कर दो, हमारा मेज हमको वापस कर दो, हमारा ये जो अलमारी थी वही हमको दे दो, हम छोटी अलमारी में ही किताब रख लेंगे। तो जो हमारा मांग थी, पंखा, खिड़की, दरवाजा, वहां तक तो हम गए ही नहीं। तो जो जरूरत थी वहां तक आप पहुंचे ही नहीं, और जो आपके पास था आपसे वही छीन लिया गया और आप उसी को बचाने में लगे हुए हैं। हमारा बेड हमको वापस कर दो, हमारा मेज हमको वापस कर दो, हमारा रैक हमको वापस कर दो। याद करिए, CANRC, नागरिकता कानून, आपके पास पहले से नागरिकता है, नागरिकता संदिग्ध बनाना, और आप नागरिकता बचाने में जुट गए। जुटना चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन उस पूरे खेल को समझिए। नई शिक्षा नीति, छात्रों को, ये छात्रों, विश्वविद्यालयों, प्रोफेसरों की क्या मांग थी? नए विश्वविद्यालय खोलो, पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों को और पैसा दो, फेलोशिप बढ़ाओ, सीटें बढ़ाओ। और उन्होंने क्या किया? नई शिक्षा नीति से सीट घटा दी, फेलोशिप घटा दी। तो जो था उसे ही बचाने के लिए छात्रों और नौजवानों के आंदोलन चलने लगे। किसानों ने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करनी थी, लागत का दोगुना मुनाफा क्या तुमने वादा किया था चुनाव में, हमको जो है किसानों को बकाया तुरंत वापस, तो उसको था। तो जो किसानों के पास पहले से था उसको छीन लिया और 3 कृषक कानून बना दिए। तो जो था उसे ही बचाने के लिए देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ा ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। कारपोरेट ब्राह्मणवादी तंत्र आपके लोकतंत्र को इतना पंगु बना सकता है, बारीकी से समझिएगा। जो आप मांग रहे थे उस मांग को तो भूल जाइए, जो आपके पास था वही छीन लिया जा रहा है, और आप उसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसी पर आप गर्व कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र में हैं, आप गणतंत्र में हैं। बच्चे ने कहा लड्डू चाहिए, बच्चे ने कहा कि हमको प्यास लगी है, पानी चाहिए, बच्चे का पैंट खोल दिया, शर्ट उतार दी, बच्चा कह रहा है हमको पैंट शर्ट वापस दे दीजिए, और बच्चा सोच रहा है कि हम विद्रोह कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। किसान आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो सारे वे आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारे पास है उसको हमसे छीनिए मत, यानी जो है उसे ही बचाने की लड़ाई तो है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा MSP को खत्म करने वाला ये जो कानून है कि आप कहीं भी देश में बेच सकते हो, नहीं बेचना भैया, हम जहां बेच सकते वही रहने दो, हमारी APMC बची रहे। वो कह रहे हैं कारपोरेट खेती होगी, नहीं चाहिए, हमारी अपनी खेती रहे, हम 2 गज जमीन सही, वो मेरी मिल्कियत तो है। और उन्होंने कहा जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया, आप भंडार करो। कह रहे नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए भंडारण, तुम, क्योंकि हम भंडारण कर, हमारे पास आदमी रखने की जगह नहीं है, हम अनाज का भंडारण कहां से करेंगे? तो भंडारण कौन करेगा? वो कारपोरेट। तो जमीन कौन खरीदेगा? वो कारपोरेट। वादा कौन करेगा? वो कारपोरेट। फिर उस वादे को पूरा न करने पर हर्जाना कौन लगाएगा? कारपोरेट। और हर्जाना न चुका पाने के कारण होरी अपनी जमीन, हल्कू अपनी पूस की रात की जमीन गिरवी रखेगा और वो जमीन उस कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी।
तो जरूरी वस्तुओं का भंडारण कौन करेगा? कारपोरेट। जमीन कौन छीन लेगा आपसे? कारपोरेट। और एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो बड़ी बड़ी मंडियां किसकी बनेगी? कारपोरेट। इसलिए किसान आंदोलन जो था उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यही है क्या गणतंत्र? यही है गणतंत्र? ये मेरा सवाल है आपसे। और यह इसलिए है क्योंकि भारत में ब्राह्मणवाद, जो सामाजिक विभाजता थी, इस देश के 90% कमेरा जाति के लोगों को गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित रखा गया इसी दिन के लिए कि जो थोड़े से ब्राह्मण कल शोषण कर रहे थे वह थोड़े से पूंजीपति भी शोषण कर रहे। पूंजीपतियों और ब्राह्मणों का गठजोड़ हो गया है दुनिया में, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा भारत जैसे देश पर है। यह ब्राह्मणवाद और कारपोरेट का गठजोड़ इस पूंजीवाद को सबसे भयानक रूप में हमारे ऊपर थोप रहा है और इसके लिए किसान आंदोलन लड़ रहा है। किसान आंदोलन इसके लिए अपनी आवाज उठा रहा है। तो वो किसान आंदोलन कहां खड़ा है? हम गए थे 26 जनवरी को, हमें आना था आपसे बातचीत करने, नहीं आ पाए। यहां से मुकरबा चौक है, पुलिस ने जिस रूट की परमिशन दी थी उसी रूट पर बैरिकेड लगा दिया और जो दिल्ली जाने वाला रूट था उसको खाली छोड़ दिया। तो जिस रूट की परमिशन है वहीं बैरिकेड लगाओगे, यानी कि तुम चाहते हो कि मुठभेड़ हो, तो मुठभेड़ हुई तो जिधर से दिल्ली जाना था उधर कोई रोका ही नहीं। और जैसे लग रहा था कि रास्ता दे रहे हो लाल किला तक जाने को और पहले से प्लांट कर दिए हो अपने कुछ एजेंटों को, लाल किले पर उपद्रव कर देंगे। 90% लोग उस दिन, लाख से ज्यादा तो ट्रैक्टर रहे होंगे इस दिल्ली में, वो तिरंगा हाथ में लेकर के पूरी दिल्ली घूमे और वापस अपने इलाके में चले गए। कोई उपद्रव नहीं हुआ। अगर वो हिंसक थे, देशद्रोही थे, आतंकवादी थे तो दिल्ली में एक भी ईंट सही सलामत बचती क्या? और वो जो तुम्हारे प्लांटेड लोग थे जिनको तुमने पैसे देकर के लाल किले तक पहुंचवाया, उसी खबर को चला चला के लगे कहने देशद्रोही है। तो ये किसान आंदोलन उस पूरे नींव पर खड़ा था। और एक भावुक अपील राकेश टिकैत की, बदला अगर वह मुजफ्फरनगर में एक पंचायत जुटाते और कहते कि तीनों कृषक कानून कितने गड़बड़ हैं, चलो इसका विरोध करना है, शायद इतनी भीड़ नहीं आती। लेकिन आज भी भारत भावुक लोगों का देश है। जैसे हम भावुक हो गए थे ना, राम मंदिर बनवाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, हिंदू कहां जाएगा, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, और बना दिया आप हिंदू राष्ट्र। खुश है ना आप बहुत? इसी तरह से किसानों के सामने भी यह संकट आया है। कानून समझाने के लिए उतना बड़ा आंदोलन नहीं पड़ा, भावुक होकर के लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं चलो आंदोलन वापस खड़ा तो हुआ। यह महत्वपूर्ण बात है और आंदोलन वापस खड़ा हुआ है, वरना अब तक इस आंदोलन को कुचल दिए जाने की पूरी साजिश थी। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा पत्रकार जेल में डाल दिए गए भाई। उस पत्रकार को, मनदीप पुनिया को, जिसने सिंघू बॉर्डर पर हमला करने गए लोगों की पहचान करके बताया कि ये कोई स्थानीय नागरिक नहीं है। सीएनआरसी पर बंदूक लेके पहुंचने वाले कौन लोग थे? दिल्ली पुलिस, तुम आगे बढ़ो, जगह खाली करो, आतंकवादी देश, पैटर्न बना दिया आपने आंदोलनों का, बदनाम करेंगे। यही गणतंत्र है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कह दिया तिरंगे का अपमान हुआ। भाई इतना झूठा प्रधानमंत्री दुनिया में किसी देश में कभी नहीं मिला होगा। तिरंगा जहां था वहां है, वहां उस समय भी था। उन्होंने उसके आगे झंडे बांधे, झूठ बोल करके पूरे देश को, चूंकि देश अनपढ़ गंवारों का है और अनपढ़ गंवारों से ज्यादा भावुक कमजोर लोगों का है, जो राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा दे देगा लेकिन नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल और विश्वविद्यालय बचाने के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। ऐसे भावुक लोगों का देश है। इस देश को बचाने के लिए अब कैसे आगे बढ़ेंगे? यह किसान आंदोलन अब उस जगह पर खड़ा है जहां से यह पूरे भारत में भविष्य तय करेगा कि आगे आने वाले वक्त में आंदोलनों की हैसियत क्या बचेगी, नागरिकों की हैसियत क्या बचेगी। किसान तो एक ऐसी पहचान है जिसको मुसलमान और हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रहे। तो आप अपने गणतंत्र को बचाइए। और असली खतरा है ब्राह्मणवादी पूंजी। ब्राह्मणवादी पूंजी आपके सारे हक को छीन रही है। इसलिए मेरा अब तक का विश्लेषण यही है कि आंदोलन अपने सबसे मुश्किल दौर में है। खड़ा करिए पूरे देश में आंदोलन, नहीं तो नहीं बचेगा बच्चों का भविष्य। जो है वही छीना जाएगा, उसी को बचाते रह जाएंगे। बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अंगूठा मुंह में लिए रहता है, तो मां ने क्या किया, चड्डी ढीली सिल दी,
अब चड्डी ढीली सिल दी तो वो चड्डी पकड़े पकड़े घूम रहा है, अंगूठा चूरना छूट गया। क्या समझे इस उदाहरण से? आप कह रहे थे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, आरक्षण दो, कुछ बेचो मत, वो चड्डी ढीली कर दिया। जो है वही बचाने के लिए लड़िए। क्या वाकई यही गणतंत्र है? इसमें विचार करिएगा। मुझे लगता है आंदोलन उस पड़ाव पर है जहां आपको उसकी जरूरत है और उस आंदोलन को आपकी जरूरत है। अगर यह आंदोलन किसान जैसी पहचान देशद्रोही आतंकवादी कहकर के कुचल दी जाएगी, मीडिया में बैठ करके झूठ बोला जाएगा और उस झूठ को आप अपने घर में बैठ करके देख करके किसानों को गाली देंगे, कल कौन लड़ेगा? दलित को पहले से नक्सली कर दिया, छात्रों को पहले से टुकड़े टुकड़े, हम जैसे प्रोफेसरों को गालियां पड़ती हैं दिन रात, कल को हमको अगर जेल में डाल दिया, कौन लड़ेगा हमारे लिए? कोई बोलने वाला नहीं। तो अपने लिए लड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए। किसान जैसी पहचान को बदनाम करके दफन कर दिया गया तो आने वाले वक्त में आंदोलन करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आप विरोध करेंगे आपके ऊपर 10 मुकदमे डाल दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका परिवार रोएगा, आप बर्बाद कर दिए जाएंगे और कौन आंदोलन करेगा फिर? तो लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत था वो अभी खत्म होता जा रहा है। इसलिए बचा सकते हैं तो आप उस लोकतंत्र के उस ढांचे को बचा लीजिए जितना कम से कम आपके लिए अच्छा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मेरी जितनी बातें कहनी थी मैंने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दिन। तब तक के लिए एक बार विचार करिएगा, लोकतंत्र क्या है इस पर विचार करिएगा, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए वो है कि नहीं इस पर विचार करिएगा, कैसे ब्राह्मणवादी पूंजीवाद दोनों चीज से आपको लड़ना इस पर विचार करिएगा। मंदिर मंदिर में मत जाइए, यहां से गुलाम बनाया गया है आपको। किताबें पढ़िए, विचार कीजिए, अपने अतीत को जानिए। नई शिक्षा नीति आपके बच्चों को पढ़ने तक नहीं देगी, उसको भविष्य को खत्म कर दिया है। विरोध करिए नई शिक्षा नीति का, विरोध करिए 3 कृषक कानूनों के साथ साथ 3 श्रमिक कानूनों का। श्रमिकों की स्थिति इतनी बुरी होने वाली है, ट्रेड यूनियन पहले से बर्बाद कर दी गई। श्रमिकों को कौन पूछ रहा है? छोटी जोत के किसानों का क्या होगा? भूमिहीन किसानों का क्या होगा? अगर ये मजबूत किसान भी हार गए तो कमजोर वाले कहां जाएंगे? यह सोचकर कि कमजोर वाले भी खड़े हो, श्रमिकों के साथ खड़े हुए, छात्रों नौजवानों के साथ खड़े हुए, यही सामाजिक न्याय। और पूंजीवाद सब कुछ बर्बाद कर लेगा। पूंजीवाद सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन, ब्राह्मणवाद सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ को अगर हम नहीं हरा पाए तो हम इस देश को नहीं बचा पाएंगे। हम आने वाले बच्चों को जो छोड़ के जाएंगे ना, वो बच्चे हमें गालियां देंगे कि तुम्हारे सामने सब कुछ लुट रहा था, तुम क्या कर रहे थे। तब आप कैसे कहेंगे कि हम चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं?